जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि भारत में तुर्की आक्रमण किस तरीके से शुरुआत होता है और जो तुर्की होते हैं यहाँ पे वो लोग सबसे पहले यानी कि एक तरीके से इनको श्रेय दिया जाता है कि जो मुस्लिम जो साम्राज्य है या मुस्लिम संप्रदाय है इनका वास्तविक संस्थापक माना जाता है तुर्कियों को। ठीक है, तो ये लोग कैसे भारत में एंट्री करते हैं, इससे पहले हम लोग जो वीडियो देखे थे उसमें हम लोग देखे थे कि जो अरब के लोग हैं वो लोग कैसे भारत में एंट्री किए थे, उसको देखे थे। अगर नहीं देख पाएंगे तो पहला वीडियो देख लेंगे। इसमें हम लोग तुर्की के बारे में देखेंगे थोड़ा सा, लेकिन पीछे जाएंगे इसमें कि जो अरब के लोग थे, क्योंकि अरब के जो लोग थे वहां से शुरुआत होता है सबसे पहले कि जो यहाँ पे मुस्लिम लोग जो एंट्री करते हैं भारत में, वो लोग जो अरब के लोग होते हैं वो लोग कैसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा उसको देखेंगे, 1 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसका इतिहास देखने के बाद से तुरंत फिर हम लोग तुर्की में चले जाएंगे ताकि थोड़ा सा लिंक जुड़ा रहे। चलिए देखते हैं तुरंत। ये जो मैप है ये मैप ये वर्तमान का है, लेकिन आपको समझना है कि जो अरब के व्यापारी थे ये लोग या फिर अरब के जो लोग थे, अरब के मुस्लिम थे, ये लोग कैसे भारत में एंट्री करते हैं, क्या कारण है, बस इतने को जानना है। ठीक है, ये वर्तमान का मैप नहीं है, ये उस समय का मैप जो था। इस तरीके से भारत का पूरा ये पूरा बड़ा सा क्षेत्र था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इसका थोड़ा सा इतिहास जोड़ करके फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए ये जो क्षेत्र है यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये हैजाज बिन यूसुफ। ठीक है, ये कहाँ है, अरब का राज्यपाल है। ठीक है, अरब का राज्यपाल है। इसका जो छोटा भाई है वो कौन है, ये है कासिम बिन यूसुफ। ठीक है, कासिम बिन यूसुफ का जो बेटा है ये मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, जो मोहम्मद बिन कासिम है यही पहला व्यक्ति है जिसको आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट में याद रखना है कि अरब के जो लोग सबसे पहले भारत में हमला किए थे या भारत में एंट्री किए थे वो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, और यही पहला यहाँ पे मुस्लिम धर्म का इंट्रोड्यूस करवाता है भारत में। लेकिन क्या कारण है, क्या रीजन क्या था कि वो भारत की ओर आगे बढ़ता है, तो चलिए उसको देखेंगे अब। यहाँ पे क्या होता है, जो मोहम्मद बिन कासिम है इसका पिता क्या है, ये जब छोटा रहता है मोहम्मद बिन कासिम तभी इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका पूरा देख रेख कौन करेगा, अरब का राज्यपाल करेगा, यानी कि हैजाज बिन यूसुफ। तो इसको ट्रेंड करता है, ये 17 साल का ही अभी केवल है। ठीक है, ये मोहम्मद बिन कासिम। अब क्या होता है यहाँ पे कि अब ये थोड़ा सा यहाँ भी देखेंगे कि ये जो है अरब का ये खलीफा जो है, याद नहीं रखना है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत क्या है और थोड़ा जुड़ाव अच्छे से बना रहेगा, इसलिए हम लोग थोड़ा सा और डीप पढ़ेंगे इसको। खलीफा अल वलीद। ठीक है, ये अरब का खलीफा है। अरब का खलीफा यानी कि मान के चलो वहां का धार्मिक गुरु, सबसे बड़ा गुरु। ठीक है, और इसी का छोटा भाई है ये अब्दुल अल मलिक। ये जो अब्दुल अल मलिक है ये क्या है, ये थोड़ा सा इसका जो नियत है वो खराब है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से ये मतलब ये सही व्यक्ति नहीं था। ठीक है, ये कहीं ना कहीं शासन, अपना जो शासन है वो चलाना चाह रहा था। तो ये जो चीजें हैं वो आगे चल करके समझ में आएंगी। अभी क्या होता है, अब तात्कालिक कारण क्या होता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम है वो एंट्री करता है भारत में। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो क्षेत्र है श्रीलंका, श्रीलंका का राज्यपाल जो है वो हैजाज बिन यूसुफ यानी कि अरब के राज्यपाल को कुछ भेंट पहुंचाता है। ठीक है, उसमें बहुत सारी सामानें हो सकती हैं, ठीक है, बहुत सारे मजदूर वगैरह हो सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है यहाँ से ये पहुंचाता है। लेकिन क्या होता है कि ये जो दाहिर सेन है यानी कि भारत के अंतर्गत ये जो इस समय सिंध क्षेत्र था ये, और यहाँ का जो शासक था दाहिर सेन, इसके एरिया में क्या होता है कि इसका जो भी उपहार है यहाँ पे लूटपाट हो जाता है, कोई लूट लेता है इस जगह के लोग, या फिर उस समय डाकू वगैरह होंगे तो उन लोग लूट लेते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो अरब का राज्यपाल है हैजाज बिन यूसुफ, ये दाहिर सेन को एक पत्र लिखता है। ठीक है, कि आपके जो क्षेत्र है यहाँ पे ऐसा ऐसा घटना हो गया है, तो ये जो हमारा सामान है उसको वापस कर दो। दाहिर सेन बोलता है यहाँ पे
कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपको जो करना है कर लो। अब अरब का राज्यपाल है हज्जाज बिन यूसुफ, इसको टेंशन आ जाता है, मतलब थोड़ा-सा गुस्सा क्रोधित हो जाता है, अपना इसका भी अपना एक यहाँ पे एटीट्यूड है, ठीक है? फिर ये क्या करता है, मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है। यही मेन कारण है, यहाँ से फिर क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम एंट्री करता है, दाहिर सेन का पूरा क्षेत्र को जीतता है, दाहिर सेन को हरा देता है और ये सिंध क्षेत्र में ये पूरी तैयारी से आगे बढ़ा रहता है, लेकिन अभी सिंध क्षेत्र जीतता है, उसके बाद से क्या होता है, यहाँ एक घटना हो जाता है कि ये जो इसका ये हज्जाज बिन यूसुफ है, ठीक है, यानी कि अरब का राज्यपाल और खलीफा दोनों की मृत्यु हो जाती है और ये जो है, ये इसका जो छोटा भाई है खलीफा का, अब्दुल अल मलिक, ठीक है, ये क्या करता है, अब ये इनके क्षेत्र पे पूरा कब्जा करना शुरू कर देता है। तो ये सब जो कारण होता है, इस कारण से जो है मोहम्मद बिन कासिम जो है, यहाँ से आगे बढ़ने का तो पूरा तैयारी किया हुआ है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता है, ठीक है, यहाँ से वो वापस चला जाता है। तो हम लोगों को जानना ये था यहाँ पे कि जो अरब के लोग थे वो कैसे भारत में एंट्री किए, ठीक है, हम लोग समझ गए। इसमें से केवल एक पॉइंट आपको याद रखना है कि अरब के सबसे पहले जो मतलब एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि मुस्लिम व्यक्ति जो सबसे पहले भारत में एंट्री करता है और मुस्लिम धर्म का इंट्रोड्यूस करवाता है वो है मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, बस इतना यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं कि तुर्की कैसे एंट्री करते हैं भारत में। हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे थोड़ा सा तुर्क जो एरिया है वहाँ का थोड़ा सा अब कहानी समझेंगे, ठीक है। देखिए ये मैप अब यहाँ पे देखेंगे, मैप में आपको देखना है ये गजनी का क्षेत्र और दूसरा देखना है मुल्तान का क्षेत्र। दो क्षेत्र आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अभी हम लोग अब इसमें देखेंगे कि तुर्क का जो इतिहास है वो किस तरीके से बनता है और किस तरीके से लोग एंट्री करते हैं। देखिए अल्पतगिन है यहाँ पे, अल्पतगिन ये है, ये तुर्क का एक दास है, ठीक है। यहाँ पे दास लोगों का, दास यानी कि गुलाम, ठीक है। तो उस समय के जो गुलाम थे उनका भी एक अलग सा महत्व था और उस समय के लोग जो टैलेंट को महत्व देते थे, आपको यहाँ पे दिखेगा वो चीज। अच्छा यहाँ पे सोच अच्छा मिलता है, एक लॉजिक तरीके से कुछ चीजें पता चलती हैं, देखेंगे। देखिए ये केवल दास है, एक गुलाम है, समझ रहे हैं, और उस समय अगर राजा का शासन हो वहां पे गुलाम यानी कि बहुत छोटा सा व्यक्ति होता है। उसके बाद भी इसका जो योग्यता है, ये जो अल्पतगिन है काफी समझदार रहता है, दूरदर्शी रहता है, उस कारण से इसको 956 ईस्वी में खुरासान वो क्षेत्र है, उस जगह का नाम है, वहां का इसको राज्यपाल बना दिया जाता है। देखिए ये गुलाम है ना, लेकिन इसका मतलब एक तरीके से इसकी योग्यता इतनी ज्यादा है, दूरदर्शिता इतना इसके अंदर है, मतलब टैलेंटेड बंदा है, इसको क्या किए, अब ये राज्यपाल बन गया, ठीक है। अब ये तो राज्यपाल बन गया अल्पतगिन, अल्पतगिन के नीचे, अल्पतगिन के अंदर में फिर अल्पतगिन का एक गुलाम रहता है, वो गुलाम उसका नाम क्या है, सुबुद्दीन, ठीक है। ये भी तुर्की गुलाम है लेकिन किसके अंतर्गत है, अल्पतगिन के अंतर्गत है। अब इस गुलाम से इसका भी टैलेंट, मतलब ये भी टैलेंटेड बंदा है, इससे प्रभावित हो जाता है अल्पतगिन और इसको अपना दामाद बना लेता है, ठीक है, और उपाधि भी देता है इसको, देखो ये अमीर उल उमरा, ये है सुबुद्दीन का उपाधि है, ये कौन देता है, ये अल्पतगिन देता है, समझ गए, ये गुलाम है इसका, है ना, यहाँ पे टैलेंट का महत्व दिख रहा है ना, जो कि अभी नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे ये इसका गुलाम है, उसके बाद भी इसको अपना दामाद बना लेता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो सुबुद्दीन है, इसके बारे में हम लोग को ये याद रखना है, क्योंकि देखिए जो हम लोग को प्रश्न इस तरीके से बनेगा यहाँ पे कि भारत में सबसे पहले किस व्यक्ति ने या किस तुर्की व्यक्ति ने, ठीक है, देखिए प्रश्न घुमावदार होता है, थोड़ा सा समझने का यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि अगर प्रश्न इस तरीके से आता है कि सबसे पहले किस मुस्लिम व्यक्ति ने भारत में एंट्री किया या भारत में आक्रमण किया, ठीक है, तो ऐसे में कौन होगा, इस तरीके से होगा मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन अरब बोल देता है या तुर्क बोल देता है,
तो अगर ऐसा बोलता है कि तुर्की आक्रमण करने वाला सबसे पहला मुस्लिम व्यक्ति कौन था, तो आपको याद रखना है वो था सुबुदगीन, ठीक है। भारत पर आक्रमण करने का जो प्रथम बार जो आक्रमण करता है मुस्लिम व्यक्ति, जो कि तुर्क से है, यानी कि तुर्की व्यक्ति है, वो कौन है? सुबुदगीन, ठीक है। ये क्या करता है, जो सुबुदगीन है वो कई बार प्रयास करता है, ये जो सिंध क्षेत्र है इस जगह पे, ये मुल्तान का एरिया है, कई बार इसमें ये कोशिश करता है। बस हम लोगों को इसके बारे में एक पॉइंट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है कि ये प्रथम तुर्क मुस्लिम था जो कि भारत में आक्रमण करता है, ठीक है। अब जो है ये सुबुदगीन है, सुबुदगीन का ही बेटा है महमूद, ये गजनी, ठीक है, या फिर गजनवी जो कहते हैं हम लोग, ये। और यहीं से तो फिर इतिहास आगे बढ़ता है। महमूद गजनवी को हम लोग को इसका जो आक्रमण करने का जितने बार ये आक्रमण करता है भारत में, उस तरीके से इसका इतिहास यहाँ से बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ आगे देखेंगे कि जो महमूद गजनवी है ये कैसे भारत में एंट्री करता है। लेकिन एंट्री हो गया है किसके द्वारा? महमूद गजनवी के पिता सुबुदगीन, सुबुदगीन के द्वारा, ठीक है। सुबुदगीन ही जो प्रथम ये तुर्की था जो कि हिंदू शाही शासक जयपाल को भी ये पराजित करता है। यही है हिंदू शाही क्षेत्र, यहाँ पे आपको ये जो एरिया है ना सिंध का ही क्षेत्र है, यहाँ पे हिंदू शाही एक तरीके से यहाँ पे हिंदू शाही शासन था। यहाँ पे हिंदू शाही यहाँ पे एक तरीके से इनका अलग राज्य था, ठीक है, उसी का नाम, उस जगह का जो शासक है उसका नाम है जयपाल, उसको ये हराता है। तो सुबुदगीन सबसे पहले एंट्री किया, ये याद रहेगा। अब हम लोग देखेंगे महमूद गजनवी के बारे में, क्योंकि मेन जो व्यक्ति यही है, ठीक है, इसी का थोड़ा कहानी ज्यादा है इसमें, हम लोग को यहीं से अब देखना है। ये इतिहास समझ में आ गया, सबसे पहले एंट्री यहाँ पे कर दिया है। तुर्की जो है, तुर्की लोग यहाँ पे कैसे एंट्री किया आपको समझ में आ गया। अल्पतगिन, अल्पतगिन के थ्रू कौन आया? सुबुदगीन। और सुबुदगीन जो है वही सबसे पहले आक्रमण करेगा भारत पे। भारत के किस क्षेत्र में करेगा? हिंदू शाही क्षेत्र में। हिंदू शाही क्षेत्र में उस समय कौन शासक था? याद रखेंगे, जयपाल। जयपाल को ये पराजित कर देता है, ठीक है। इसी का पुत्र फिर आता है महमूद गजनवी। अब ये पिता से अपने प्रभावित है, प्लस जो इसका पिता है वो भी काफी एक तरीके से प्रभावशाली व्यक्ति है, ठीक है। तो उससे सारा चीज इसको पहले से मिल ही गया है, काफी मजबूत हो गया, और ये भी अपने आप में बहुत शक्तिशाली शासक है। अब यहाँ पे इसका शुरुआत होता है कहानी। देखिए जो महमूद गजनवी है ये 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक, यानी कि 27 साल तक लगातार भारत पे 17 बार आक्रमण करता है, ठीक है। कई बार इस तरीके से प्रश्न में आप देखेंगे कि जो महमूद गजनवी है, इससे कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से ये भी एक होता है कि कौन सा ऐसा तुर्की शासक था जो कि भारत पे 17 बार आक्रमण करता है, या फिर महमूद गजनवी ने भारत पे 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी के बीच में कितने बार आक्रमण किया। यहाँ यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, 17 बार ये आक्रमण करता है। लेकिन जो महमूद गजनवी है ना, इसको एक तरीके से भारत में जो मुस्लिम संप्रदाय है इसका संस्थापक नहीं माना जाता है, वास्तविक संस्थापक। इसका कारण ये है कि ये जो व्यक्ति है ये भी केवल संपत्ति लूटने के लिए भारत में एंट्री करता है, ठीक है। बहुत ज्यादा ये जैसे शासन करना इस तरीके का कोई इसका उद्देश्य नहीं रहता है, तो इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता। आगे हम लोग देखेंगे किसको माना जाता है। देखिए अब इसका हम लोग थोड़ा सा सनवाइज भी देखेंगे इसमें। 1001 ईस्वी में जो है ये भी हिंदू शाही शासक जयपाल को पेशावर के निकट यहाँ पे ये हरा देता है, यानी कि ये फिर ये भी पराजित करता है। इसका पिता भी पराजित किया, ये भी इसको पराजित करता है, और इस तरीके से फिर इससे धन वगैरह लेता है, जो जो इसका जितना भी संपत्ति वगैरह है लेता है, और फिर उसको छोड़ देता है। लेकिन जो जयपाल है ये थोड़ा सा अपमानित, अपने आप को अपमानित महसूस करता है, और जयपाल का जो पुत्र है आनंद पाल, ठीक है, इसको क्या करता है, अपना पूरा राज्य
सौंप देता है और फिर अपना ये मतलब एक तरीके से आत्महत्या कर लेता है। अपमानित महसूस कर रहा था, है ना? 2-2 बार हार गया, उसका बाप हराया मुझे, फिर उसका बेटा भी हरा दिया, तो इस तरीके से अपमानित महसूस किया होगा। तो यहाँ पे ये कहानी शुरू होता है। हमेशा देखिए सबसे पहले क्या शुरुआत हो रहा है सिंध क्षेत्र में, हिंदू शाही शासक। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है इसलिए थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। हिंदू शाही शासक कौन है? जयपाल। तो जयपाल के बारे में थोड़ा-सा याद रखेंगे। देखिए उसके बाद से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो महमूद गजनवी था, इसका जो प्रथम जो आक्रमण था ना, सबसे मुख्य जो क्षेत्र था जिस पे सबसे पहले ये शासन करता है, वो क्षेत्र है मुल्तान का क्षेत्र। मुल्तान हम लोग मैप में देख लिए हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे, ये मुल्तान का क्षेत्र है, ये, ठीक है? यहाँ पे आक्रमण करता है और इसको अपने कब्जे में कर लेता है और फिर यहीं से धीरे-धीरे करके आगे बढ़ता है और इसका जो पुत्र है यहाँ, ये जो जयपाल का जो पुत्र है आनंदपाल, ये भी अपना बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर ये भेरा के निकट जो है जयपाल का जो पुत्र है ये आनंदपाल, इसको फिर से पराजित करता है महमूद गजनवी, ठीक है? और 1006 ईस्वी में जो मुल्तान का क्षेत्र है उसको पूरा विजय प्राप्त कर लेता है, यानी कि उसको जीत लेता है। आगे हम लोग देखेंगे इसी में कि 1014 ईस्वी में फिर ये महमूद जो गजनवी है, ये थानेश्वर पर भी आक्रमण करता है, ठीक है? तो कई बार इस तरीके से भी प्रश्न आता है कि थानेश्वर पर आक्रमण करने वाला जो महमूद गजनवी या फिर कब आक्रमण करता है, तो 1014 ईस्वी याद रखेंगे। दिल्ली के राजा ने यहाँ पे राजा ने पड़ोसी राजाओं के साथ मिलकर के महमूद को रोकने का भी यहाँ पे प्रयत्न किया था, लेकिन ये लोग भी विफल रहे। यहाँ पे इन लोगों के साथ आक्रमण होता है, ये सब लोग इसको कोशिश करते हैं महमूद गजनवी को रोकने के लिए, लेकिन ये जिस तरीके से निकलता है एकदम मतलब कफन सर पे कफन बांध करके, तो इसलिए इसको कोई अभी रोक नहीं पा रहा है, ठीक है? और महमूद गजनवी के बारे में सबसे जो एक विवादित और मुख्य बात जो है इतिहास में, वो थोड़ा-सा ज़्यादा प्रश्न बनता है यहाँ से कि जो भारत में महमूद गजनवी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान था, जो कि 1025 ईस्वी से लेकर के 2600 ईस्वी के आसपास ये घटना हुआ था। ये गुजरात का सोम मंदिर था, ठीक है? इतिहास में इस तरीके से वर्णन है कि जो गुजरात में सोमनाथ मंदिर था, वो मंदिर पे ये लूट-पाट करता है, वहाँ का जितना भी अ, कीमती सामान है, ठीक है? धन वगैरह है, उन सभी को लूट करके ले जाता है। वहाँ पे जब महमूद गजनवी वहाँ आक्रमण करता है सोमनाथ मंदिर में, जब वो जाता है और वहाँ का जितने भी संपत्ति वगैरह को लूटता है, तो उस समय का जो उस जगह का शासक कौन था, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है, यहाँ पे प्रश्न बनता है। तो वो शासक था भीम प्रथम, ठीक है? तो भीम प्रथम को आप अच्छे से याद रखेंगे। अब यहाँ पे ये सोमनाथ इसको तो पराजित करता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे खून खराबा होता है। पराजित करता है, फिर यहाँ से जितना भी संपत्ति वगैरह लेकर के सिंध के रास्ते वापस लौट जाता है। कौन? महमूद गजनवी, ठीक है? अभी फिर आएगा, लौट-लौट के आता है, ठीक है? संपत्ति लेकर के जाता है, अपनी जगह पे रखता है, फिर वापस आता है। देखिए महमूद ने अंतिम आक्रमण यहाँ पे फिर से एक बार ये 1000 ईस्वी में जाटों पर करता है। जाट क्यों? यहाँ पे क्या करता है कि जो सिंध के क्षेत्र से जब ये संपत्ति वगैरह लेकर के जाते रहता है सोमनाथ मंदिर से, तो उसको जो है ये लोग रोकने का कोशिश करते हैं, ठीक है? जाट लोग रोकने का कोशिश करते हैं उसको, तो उस समय भी वो लोग को मतलब एक तरीके से आप सोच सकते हैं कि महमूद गजनवी जो है किस तरीके से तैयारी करके आया होगा। लगातार युद्ध करते हुए आ रहा है ना? उसके बाद भी उसको कोई भी आगे चल कर के भी रोक नहीं पाता है। यहाँ पे जाट लोग भी कोशिश करते हैं, लेकिन रोक नहीं पाते हैं और इस तरीके से फिर वो वापस चला जाता है और 1030 ईस्वी में फिर ये महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। तो इसका जो है इसके इतिहास में हम लोगों को
जो मुख्य बातें हैं मैं आपको बताया, बस उतना ही आप इसमें याद रखेंगे, ठीक है? सोमनाथ मंदिर, इसका सबसे विवादित जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे सोमनाथ मंदिर से संबंधित। अब देखिए इसमें 2-4 पॉइंट और है जिसको याद रखना है। जो महमूद गजनवी है उसके दरबार में 2 लोग जो थे, एक अल बरूनी और फिरदौसी। अल बरूनी के बारे में आप बहुत बार सुने होंगे इतिहास में, क्योंकि जो अल बरूनी है इसका जो किताबुल हिंद, ये इसका एक किताब है, पुस्तक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जो मेडिवल हिस्ट्री है ना उसको जानने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे है उसका। तो एक तो है अल बरूनी, ठीक है? दूसरा है फिरदौसी। ये जो लोग थे, विद्वान थे ये लोग, ये जो थे इसी के दरबार में थे। और जो फिरदौसी था, फिरदौसी यहाँ पे शाहनामा करके ये भी अपना एक पुस्तक की रचना करता है। तो फिरदौसी का जो रचना है वो क्या है? शाहनामा। जबकि अल बरूनी जो है, अल बरूनी जो है ये महमूद गजनवी के साथ भारत आता है। तो इस तरीके से प्रश्न बनता है कि महमूद गजनवी के साथ कौन सा ऐसा विद्वान था जो कि भारत आया आक्रमण के समय? तो वो कौन था? अल बरूनी था। और ये जो पुस्तक लिखा, किताबुल हिंद, ठीक है? तो किताबुल हिंद को थोड़ा सा याद रखेंगे। ये क्या है, इस समय का जितना भी परिस्थितियां बन रही थी उसमें वो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है और बहुत अच्छे से इसमें जानकारी भी मिलता है। तो इसलिए अल बरूनी को अब कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, ठीक है? इस वीडियो के बाद से मैं इस ये अभी तक हम लोग जितना पढ़े मेडिवल हिस्ट्री में उससे रिलेटेड प्रश्नों को लाऊंगा। थोड़ा सा धीरे ही करके चलेंगे, लेकिन अच्छे से चलेंगे, ठीक है? अच्छे से आगे बढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे उसको। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे आगे और थोड़ा सा। अब यहाँ पे जो है महमूद गजनवी का तो कहानी समाप्त हो गया। लूटपाट किया 1030 तक, उसके बाद से उसका आखिरी समय आया और ये उसका कहानी समाप्त हो गया। अब दूसरा जो दूसरा यहाँ पे तुर्की आक्रमणकारी व्यक्ति जो आता है, महमूद, यहाँ पे मोहम्मद गौरी, ठीक है? ये मोहम्मद गौरी है, इसका भी जो इतिहास है काफी हम लोग बहुत बार हम लोग इतिहास में सुने हुए हैं। तो देखते हैं इसके बारे में अब हम लोग को क्या क्या चीजें जानकारी मिलती है यहाँ पे। मोहम्मद गौरी, यहाँ पे ये एक तरीके से जो मेडिवल हिस्ट्री है उसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका है मोहम्मद गौरी का। तो अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे। मोहम्मद गौरी जो है ये तुर्की मुस्लिम है, और ये जो है जो मुस्लिम जो संप्रदाय है, ठीक है, उसको भारत में स्थापना, मतलब एक तरीके से वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट मोहम्मद गौरी के बारे में। देखिए मोहम्मद गौरी जो है इसका अलग अलग नाम भी है यहाँ पे। एक नाम है मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, ठीक है? इसी को शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से भी जाना जाता था, प्लस गौर वंश का मोहम्मद भी कहा जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 12वीं शताब्दी के मध्य में गौरी वंश यानी कि गौर वंश का उदय होता है। पूरा ये तुर्क क्षेत्र का बात है, जरूरी नहीं है याद रखना, बस हम लोग पढ़ लेंगे इसको थोड़ा सा। गौर मोहम्मद ये गजनवी के अधीन एक छोटा सा पहाड़ी राज्य था, वहीं पे ये शासन था इनका। और 1173 ईस्वी में जो है गौरी वहाँ का शासक बनता है, और इसी तरीके से धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ता है, ठीक है? देखिए यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, एक बार पीछे देखेंगे कि अगर यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। देखिए अगर प्रश्न में किसी भी एग्जाम में अगर इस तरीके से प्रश्न आया कि भारत पर सबसे प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो आप क्या बताएंगे? देखिए यहाँ पे प्रश्न को समझेंगे, यहाँ पे तुर्की नहीं बोला गया है और ना ही अरबी बोला गया है, ठीक है? तो सबसे पहला मुस्लिम व्यक्ति कौन है? याद रखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है? प्रथम मुस्लिम था जो कि भारत पे आक्रमण करता है, या फिर एक तरीके से जो मुस्लिम संप्रदाय है उसको इंट्रोड्यूस करवाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अ, मुस्लिम धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे वास्तविक संस्थापक कौन रहेगा? मोहम्मद गौरी, ठीक है?
याद रखेंगे इसको। अब आगे हम लोग और देखते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। अब हम लोग देखते हैं, देखिए मोहम्मद गौरी जो है 1175 से लेकर के, ठीक है, 1205 तक भारत पे बहुत बार आक्रमण करता है और बहुत ज्यादा प्रयास करता है अपना यहाँ पे शासन को बढ़ाने के लिए। तो देखते हैं इस बीच में कौन कौन सा आक्रमण ऐसा किया हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ये मुल्तान का जो क्षेत्र है उसको आप याद रखेंगे। मुल्तान का जो क्षेत्र है मैप में देखे थे, यहाँ पे है ये है मुल्तान का क्षेत्र, ठीक है। ये पाकिस्तान का एरिया में आता है, तो ये क्षेत्र था, ठीक है। इसको देखेंगे, मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने की शुरुआत की और मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान के मुसलमानों को परास्त कर उसने यहाँ पे अधिकार कर लिया। देखिए यहाँ पे एक चीज हम लोग को सीखने को मिलता है कि हम लोग किसी भी धार्मिक दृष्टि से किसी भी चीजों को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि बहुत जगह पे ऐसे मंदिर में लूटपाट भी किए, लेकिन एक तरफ हम लोग ये भी देखते हैं कि उस समय का जो राजा थे वो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता ऐसी कुछ नहीं थी, मेन थी कि संपत्ति लूटना है, ठीक है, आक्रमण करना है, शासन करना है, अपना जो शासन है उसको फैलाना है। सभी का यही मानसिकता था। देखिए मुल्तान का क्षेत्र हम लोग पहले भी देखे थे कि यहाँ पे महमूद गजनवी आता है, वो भी मुल्तान पे आक्रमण करके उसको जीत लेता है। वहां पे पहले से ही मुस्लिम रह रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ है, ये जो मोहम्मद गौरी जो है 1175 में आता है यहाँ पे, और किस पे आक्रमण करता है, मुल्तान पे। मुल्तान पे अब यहाँ पे कौन रह रहा है, मुल्तान पे कौन रह रहा है, मुस्लिम रह रहे हैं। खुद मुस्लिम मुस्लिम को ही परास्त किया और उसको वहां पे अधिकार कर लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो धार्मिक दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, वो अपना साम्राज्य वो अपना साम्राज्य आगे बढ़ाने की दृष्टि से देख रहा है उसको। आगे देखेंगे इसी में कि मुल्तान से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है 1178 ईस्वी में। उस समय फिर ये आगे जा करके ये पाटन गुजरात पे भी ये चढ़ाई करता है, वहां पे वो कब्जा करता है, वहां पे आक्रमण करता है। लेकिन वहां का जो शासक है, गुजरात का जो शासक है भीम द्वितीय, ठीक है, भीम द्वितीय जो है वो सबसे पहली भारत में पहली बार मोहम्मद गौरी को परास्त करता है। पराजय, यहाँ पे एक तरीके से मोहम्मद गौरी हार जाता है। तो सबसे पहली बार किस शासक ने मोहम्मद गौरी को हराया था? अगर इतिहास में इस तरीके से ये प्रश्न आता है तो आपको याद रखना है भीम द्वितीय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा? ये गुजरात का शासक है, ठीक है। पहली बार इसी से मोहम्मद गौरी पराजित होता है। आगे देखते हैं अब इसी में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। देखिए आगे इसी में देखते हैं कि 1189 ईस्वी में अपने पेशावर पर ये अपना नियंत्रण स्थापित करता है। पेशावर जो कि आज जो है वो पाकिस्तान का क्षेत्र है। 2 वर्ष बाद ये लाहौर यानी कि पंजाब के क्षेत्र में आक्रमण करता है, और वहां पे जो है ये खुसरो जो है, खुसरो मलिक वहां का शासक है, वो उसको भेंट वगैरह देता है, मतलब कहीं ना कहीं वो पराजित हो जाता है और अपना रक्षा करने के लिए वो कुछ भेंट वगैरह दे करके अपने आप को सुरक्षित करता है। फिर 1185 ईस्वी में गौरी आगे बढ़ता है और सियालकोट को जीतता है, ठीक है। फिर यहाँ से जीत करके इतना में अपना काम करके वापस चला जाता है। फिर लाहौर को अपना केंद्र बनाता है, ठीक है। लाहौर को अपना केंद्र बनाता है और फिर 1189 में फिर वापस आता है। और यहाँ पे ये क्या करता है, भटिंडा का जो दुर्ग है, ठीक है, भटिंडा का जो दुर्ग है, ये क्षेत्र जो है, ये पूरा भटिंडा जो पृथ्वीराज चौहान का जो एरिया है, यहाँ पे देखिए ये है, ये पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश है, ये दिल्ली वाला क्षेत्र भटिंडा, ये सब ऊपरी क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान का शासन है, यानी कि चौहान वंश का शासन है।
अब उस क्षेत्र में भटिंडा का जो दुर्ग है वो क्या किया यहाँ पे मोहम्मद गौरी उस पे कब्जा कर लिया। ठीक है? ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे इसको। तो उस पे शासन कर लेता है पृथ्वीराज चौहान जो है पृथ्वीराज तृतीय जिनको कहा जाता है वही है। तो पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है? फिर पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो हम लोग सब जान रहे हैं कि ये इनका जो एक तरीके से अ, व्यक्तित्व जो है वो काफ़ी इतिहास में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ये इनके साथ अब ये जो है तात्कालिक कारण बनता है कौन-सा? तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है? कई बार आपको यहाँ से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ था? सबसे पहला प्रश्न आपको याद रखना है। ये जो सन था वो था 1191 ईस्वी, ठीक है? पहला प्रश्न कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दूसरा अगर ऐसा पूछता है कि तराइन के प्रथम युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो क्या कारण था? मोहम्मद गौरी जो है वो भटिंडा के जो दुर्ग है उस पे वो कब्जा कर लेता और यही चीज़ पृथ्वीराज चौहान को बुरा लगता है, ठीक है? तो यही जो है ये तात्कालिक कारण है। प्लस इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो तराइन का प्रथम युद्ध है, किन 2 शासकों के बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। याद रखेंगे इसको। अब जो तराइन का जो युद्ध है, वो जो प्रथम युद्ध इसमें इन दोनों के बीच युद्ध होता है तो किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, ये भी याद रखेंगे। तो सबसे पहले जो प्रथम जो तराइन युद्ध होता है, उसमें यहाँ पे मोहम्मद गौरी जो है उसकी पराजय होती है। पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे जीत जाते हैं, ठीक है? ये तो कहानी खत्म हुआ, यहाँ से फिर वो क्या करेगा मोहम्मद गौरी धीरे से वापस लौटता है। फिर थोड़ा-सा तैयारी करके वापस आता है। यहाँ भी एक कहानी है, इतिहास में इस तरीके से बताया जाता है कि जो तराइन का प्रथम युद्ध था वो तो जीत गए थे, लेकिन उसके बाद से क्या हुआ कि ये जो क्षेत्र है पृथ्वीराज चौहान का और आप देखेंगे कि ये गढ़वाल वंश है यहाँ पे। ये कन्नौज का जो एरिया है ये थोड़ा-सा दूर तक इस तरीके से फैला हुआ है और यहाँ के जो शासक है जयचंद। जयचंद की एक पुत्री है वो है संयोगिता। संयोगिता जो है और जो ये पृथ्वीराज चौहान है, ठीक है? एक-दूसरे से प्रेम करते हैं, ठीक है? एक-दूसरे से प्रेम करते हैं और एक-दूसरे से विवाह भी करना चाहते हैं, पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता। संयोगिता किसकी पुत्री है? जयचंद यानी कि गढ़वाल वंश के ये कन्नौज जो क्षेत्र है, गढ़वाल वंश का जो शासक है जयचंद की पुत्री है। अब क्या होता है कि ये दोनों शादी तो करना चाहते हैं, जो जयचंद है ना, जयचंद और जो पृथ्वीराज चौहान है, ये लोगों में कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है? एक-दूसरे का पूरा साथ देते हैं, कई बार युद्ध भी लड़े हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये जब दोनों एक-दूसरे से विवाह करना चाहते हैं, तो जयचंद को ये चीज़ सही नहीं लगता है, क्योंकि अब हो सकता है इतिहास में इस तरीके से होगा कि जो पृथ्वीराज चौहान है, उनकी ऑलरेडी 13 पत्नियाँ अलग थीं, ठीक है? तो कहीं न कहीं और भी कोई रीज़न होगा इसके पीछे, है ना? क्योंकि इतिहास में तो ये सब चीज़ था ही, नॉर्मल था। तो अब क्या होता है जयचंद जो है इनको ये चीज़ पसंद नहीं आता है। तो ये क्या करते हैं स्वयंवर करते हैं। स्वयंवर यहाँ पे हम लोग को पता है इतिहास में क्या करते थे कि सभी आस-पास के जितने राजा थे सभी महल में आते थे, लाइन से खड़े रहेंगे, ठीक है? या फिर कई बार ऐसा प्रदर्शन करेंगे जो जीता वो सिकंदर, ठीक है? तो यहाँ पे स्वयंवर कराते हैं और संयोगिता जो है इनको कहते हैं कि इसमें से जो भी वर चाहिए उस पे ये माला डाल सकती है। लेकिन संयोगिता तो है प्यार कर रही है किससे? प्रेम विवाह करना है उसको पृथ्वीराज चौहान से। तो जयचंद जो है यहाँ पे कहीं न कहीं थोड़ा-सा ज़बरदस्ती इनके मन के विपरीत जाकर के विवाह कराना चाहता है। लेकिन फिर क्या होता है कि संयोगिता जो है वो पृथ्वीराज चौहान को पत्र लिखती है कि ऐसा-ऐसा यहाँ पे घटना हो रहा है, जल्दी से आओ और मुझे ले करके जाओ। अब पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे जयचंद का जो ये कन्नौज का क्षेत्र है, इस पे युद्ध करते हैं, ठीक है? आक्रमण करते हैं और सबके सामने संयोगिता से विवाह करके लेके चले जाते हैं।
अब यहाँ पे क्या हुआ कि जयचंद जो है ये भी राजा है और इसके महल में इतने सारे राजा हैं और राजा लोग और भी आए हैं और उसी के बीच में पृथ्वीराज चौहान इसको पूरा अपमानित करके चला गया है। अब यहाँ पे क्या कहानी हुआ है कि अब जो जयचंद है उसको कहीं न कहीं बहुत बुरा लगा है। वो चाह रहा है कि इसका बदला लिया जाए। फिर ये क्या करता है, ये मुल्तान का क्षेत्र तो पहले से मोहम्मद गौरी के अंदर तो है ही है, ठीक है? तो ये मोहम्मद गौरी के साथ जाकर के मिलता है, मिल जाता है और उसके साथ फिर ये पृथ्वीराज चौहान को हराने की प्लानिंग करता है। पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे एक तरीके से कहीं न कहीं जयचंद के साथ युद्ध किया हुआ है, आक्रमण किया हुआ है, तो उसकी सेनाएँ कहीं न कहीं थोड़ी-सी कमज़ोर पड़ जाती हैं, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी फिर से आक्रमण करेगा, कब करेगा? 1 साल बाद। फिर से तैयारी करके 1192 ईस्वी, याद रखेंगे तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में। उस समय फिर से तैयारी करके आता है, प्लस जयचंद उसके साथ है। सारा जितना कहानी है, ये पृथ्वीराज चौहान की जितने भी सीक्रेट्स हैं, सारी चीज़ों को ये बता दिया रहता है पहले से। अब मोहम्मद गौरी अ, यहाँ पे आक्रमण करता है और दूसरी बार जो है यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और पृथ्वीराज चौहान को ये बंदी बना लेता है। ठीक है? अब यहाँ पे एक कहानी और होता है जो कि याद रखना ज़रूरी है उसको भी। दूसरा जो तराइन का युद्ध होता है उसमें तो हार गया फिर, है ना? ये पृथ्वीराज चौहान और ये इनको कैप्चर भी कर लेता है, ठीक है? मोहम्मद गौरी। उसके बाद से जो है, जो जयचंद है, वो कहता है कि ये जो पूरा एरिया जो है, मेरे को ये पूरा एरिया जो है इसका शासन दे दो, आप ही के अंदर रहेगा। किसको बोल रहा है ये? मोहम्मद गौरी को। कि ये पूरा क्षेत्र जो है मैं शासन करूँगा लेकिन आप ही का क्षेत्र रहेगा, आप ही के अंदर में रहेगा ये सारा चीज़। इस मोहम्मद गौरी को ये चीज़ पसंद नहीं आता है, फिर इसके साथ भी युद्ध लड़ता है और इसको वहीं पे समाप्त कर देता है। ये पूरा एरिया फिर मोहम्मद गौरी के अंदर आ जाता है, ठीक है? इतना तक समझ में आ गया। लास्ट में जो इतिहास में ये भी कहानी बताया जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान है, इनको इनके अंदर एक और भी टैलेंट रहता है, ठीक है? कि सबसे पहले तो जो इनका एक जो साथी है, चंद्रबरदाई, ठीक है? चंद्रबरदाई जो है, इनका एक घनिष्ठ मित्र भी है और प्लस हम लोग हिंदी में स्कूली क्षेत्र में हम लोग जब पढ़े भी हैं स्कूल में कि चंद्रबरदाई का जो पृथ्वीराज रासो करके एक पुस्तक है, ठीक है? तो हम लोग इसको जानकारी है हम लोगों को। उस उसमें क्या होता है कि जो चंद्रबरदाई है, वो पृथ्वीराज चौहान के साथ रहता है, घनिष्ठ मित्र हैं। तो ये दोनों जो मोहम्मद गौरी के साथ कैप्चर रहते हैं, ठीक है? तो लास्ट में क्या होता है कि जो चंद्रबरदाई है वो भी काफ़ी होशियार रहता है। तो मोहम्मद गौरी के साथ जाकर के ये मिल जाता है और एक खूबी बताता है कि जो पृथ्वीराज चौहान है, उसका एक उसके पास एक मतलब एक टैलेंटेड बंदा है, ठीक है? इस तरीके से वो जाकर के बताता है कि वो शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण है। कौन? पृथ्वीराज चौहान। चंद्रबरदाई जाकर के बताता है मोहम्मद गौरी को। और मोहम्मद गौरी जो है वो पहले से ही पृथ्वीराज चौहान के साथ अ, उनका जो दोनों आँख है उसको फोड़ दिया रहता है, ठीक है? चंद्रबरदाई जाकर के जब बोलता है मोहम्मद गौरी को, तो पृथ्वीराज चौहान जो है शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण है, ठीक है? तो मोहम्मद गौरी सोचता है कि चलो ये जो टैलेंट है देख लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान को फिर अखाड़े में बुलाता है, ठीक है? कि चलो निशाना लगा करके बताओ। उसी समय चंद्रबरदाई जो है वो अपना टैलेंट दिखाता है। कहानी है इस तरीके से, इतिहास में है। अब जानकारी नहीं है अपने को, इतिहास में इस तरीके से बातें हैं कि चंद्रबरदाई फिर ना अपने मतलब जोर से चिल्ला करके बोलता है पृथ्वीराज चौहान को कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाणता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। मतलब इसमें जो है ना पूरा डायरेक्शन बता देता है चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान को कि मोहम्मद गौरी किस जगह पे बैठा हुआ है, वहीं पे निशाना लगा और इसका कहानी खत्म कर दे। तो
इस तरीके से कहानी है कि वो निशाना लगाता है और फिर मोहम्मद गौरी वहीं पे उसका भी कहानी समाप्त हो जाता है, और प्लस पृथ्वीराज चौहान और चंद्र दोनों एक दूसरे को मार लेते हैं। यहाँ से इनका कहानी समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से इतिहास में ये सब बातें हैं। लास्ट में अब हम लोग इसमें देखेंगे कि हम लोग ये देख चुके हैं चंदावर का जो युद्ध है ना, ये जो है 1194 में जो हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो चंदावर का जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना, और उसके आगे धीरे धीरे हम लोग दिल्ली सल्तनत की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग अभी तक जितना पढ़े उससे रिलेटेड प्रश्न प्रश्न किस तरीके से पूछे गए हैं एग्जाम में, किस तरीके से बन रहा है, उसको देखेंगे। धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से आगे बढ़ेंगे, बस यही मेन अपना उद्देश्य है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।